देखिए न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने जो पढ़ा था, पहले भी पढ़ा है कि एसिड शब्द यूज कर रहे हैं ना, तो ये अम्लीय है, बाय नेचर कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पिछली बार भी बताया था कि दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं, एक हैं सिंगल स्टैंडर्ड, दूसरे हैं डबल स्टैंडर्ड। लेकिन जो बेसिक डिजाइन है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कोई भी न्यूक्लिक एसिड होगा वह शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस, तीन चीज़ों से मिलकर के बना, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में पहला पार्ट क्या है, शुगर। तो शुगर के बारे में हमें दो तरह की शुगर की जानकारी है, एक है राइबोज शुगर और दूसरी कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर के बारे में यही पता है कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। इसी आधार पर हम उसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम देते हैं, ठीक है। राइबोज शुगर में 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन होते हैं। पेंटोज शुगर है, सब बैलेंस होंगे H OH से, C 1 2 3 1 H और हो गया है ना, CH2OH, CH2OH में दिक्कत होती है तो थोड़ा सा आगे वाली बेंच में जाया करो, और इसलिए छोटा लिखते हैं ताकि ज़्यादा चीज़ें एक साथ समझाई जा सके। और कोई बात नहीं है, बड़ा लिख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर मिटाने का काम कम हो जाएगा ना, क्योंकि अभी कई चीज़ें बनाएंगे और फिर उनको आपस में इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ना भी है, तो आपको समझा पाए इसलिए दोबारा ना मिटाना पड़े, तो बड़ा इसलिए थोड़ा छोटा लिखा है। खैर कोई दिक्कत नहीं। इधर जो आप देख रहे हैं शुगर का जो पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्या चेंज हो जाता है, आ जाओ भाई, तुम लोगों को भी बैठना है, आ जाओ अंदर, आ जाओ जल्दी से आओ। अगर आप देखेंगे ना तो ये ऐसे होगा, OH, ये H, ये H ऐसे, CH2 है ना, तो ऐसे ये बैलेंस हो गया ना चार कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर OH मॉलिक्यूल जो है इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है और क्या बचता है, हाइड्रोजन बचता है। तो डीऑक्सी, ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण इसको होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। तो शुगर आपने पढ़े हैं, मोनोसेकेराइड्स पढ़े हैं आपने, डाइसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, है ना। तो ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड भी कार्बन की संख्या के आधार पर आपने ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज पढ़े ना। तो ग्लूकोज कैसा है, 6 कार्बन वाला, ये है 5 कार्बन वाला पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर के कई टाइप्स हैं, राइबोज शुगर, राइबोलोज शुगर, वो अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका शुगर, ठीक। फास्फेट क्या, डीएनए वाला जो डीऑक्सी राइबोज है, हाँ, उसमें जो दूसरा कार्बन से आपने हटाया ऑक्सीजन, हाँ, इसी से क्यों हटा सकते हैं? हटा क्या सकते हैं, हटा होता है। इसी से ये हम लोग वो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जो नेचर ने बना के रखा है, हमने अपने तरफ से कुछ नहीं किया। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो ये है, ठीक है। अगर हम हटा देंगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा ना, पोजीशन चेंज होगी, तो पोजीशन के साथ साथ में उसका केमिकल प्रॉपर्टी और नेचर भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज शुगर तब भी कहलाएगी जब ऑक्सीजन कहीं और से हटी होगी, ठीक है, वो कहलाएगी डीऑक्सी। लेकिन डिलीट कहाँ से हुई है, इसकी पोजीशन के आधार पर इसके नेचर में चेंज हो जाएंगे,
तो ये स्ट्रक्चर जो है ये नेचर है पाएगा, ठीक है। अब देखिए फास्फेट क्या बोलते हैं हम, ये ऑक्सीजन होगा ना, PO4, ये 1 2 3 OH है ना, ये OH, PO4H3 है ना। देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं। फास्फेट जो है, देखिए अभी आप हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये है आपका शुगर, ठीक। शुगर के साथ थर्ड पोजीशन पर एक फास्फेट जुड़ा होगा और फिफ्थ पोजीशन पर ये फोर्थ है, एक फास्फेट जुड़ा होगा। नियमित तौर पर ये ऐसे फास्फेट शुगर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक। ये जो चेन बनती है उस चेन में ये न्यूक्लियोटाइड हैं, शुगर के साथ में ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाएगा, तो ये नाइट्रोजनस बेस यानी साइटोसिन है। तो साइटोसिन, शुगर और फास्फेट ये मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने में कौन सहायता कर रहा है, यहाँ पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये फास्फेट का फास्फोरस, ये है फास्फेट है, फास्फो, ये यहाँ पर जो बॉन्ड बनाते हैं फास्फेट को कहलाता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। सर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा शुगर से फास्फेट जुड़ा होता है और इस तरह से एक चैन बनती है। इस चैन में जब हम देखेंगे शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और जब इसके साथ फास्फेट भी जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और ये डीएनए या आरएनए कोई भी नाइट्रोजनस न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड की एक रिपीटिंग यूनिट लगातार जुड़ती चली जाती है तो एक लंबी चेन बन जाती है, उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। तो अब हमने शुगर पढ़ लिया, फास्फेट पढ़ लिया, नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजनस बेस हमने पढ़े थे, ये शुगर है, फास्फेट, नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स, दो तरह के हैं। सिंगल रिंग वाले क्या कहलाते हैं, प्यूरीन्स, और डबल रिंग वाले डबल रिंग वाले प्यूरीन्स और सिंगल रिंग वाले पिरिमिडीन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब डबल रिंग वाले जो प्यूरीन्स हैं वो है एडेनिन और गुआनिन। सिंगल रिंग वाले जो पिरिमिडीन्स हैं उसमें साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल है, ठीक है। ये तो मालूम है कि स्ट्रक्चर कैसा है, ये डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर है और ये भी स्ट्रक्चर डबल रिंग वाला है। तो आपको समझ में आ रहा होगा छोटा क्यों लिख रहे थे, है ना, नहीं तो फिर बार बार मिटाने वाला काम हो जाता है। आपके पास में रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, उसको आप क्लिक कर लीजिए वीडियो और इनलार्ज कर लीजिए फोटो को। कहीं पर अगर आपको दिक्कत होती है तो स्क्रीनशॉट लेकर के इनलार्ज कर लीजिए, कोई चीज़ लिखी हुई है तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 ये 9 मॉलिक्यूल्स 1
2 3 4 5 6 7 8 और 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है, यहाँ नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, 9 पोजीशन पर और 7 पोजीशन पर नाइट्रोजन। ये लोकेशन फिक्स है नाइट्रोजन, है ना। अब स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या हैं, अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एडेनिन का जो स्ट्रक्चर है, पहले एडेनिन है ना, उसमें NH2 बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है 6 पोजीशन पर, ठीक है। और ग्वानिन में क्या है, जो NH2 है वो बेंजीन रिंग से सेकेंड पोजीशन पर जुड़ेगा और बेंजीन रिंग में ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। दोनों में अंतर क्या आ गया, ये स्ट्रक्चर जो है NH2 की पोजीशन 6 की जगह यहाँ हो गई सेकेंड, ठीक है ना, और 6 वाली पोजीशन पर ऑक्सीजन जुड़ गया। तो स्ट्रक्चर में बेसिक डिजाइन हमने जो बताई है 1 से 6 तक ये कार्बन बेंजीन रिंग में हो गए और 7 8 9 ये 3 मॉलिक्यूल इधर हो गए, ठीक है। 9 में से अब देखिएगा फर्स्ट थर्ड 7th 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन जुड़ा है। ये लोकेशन फिक्स ऐसे बनाने के बाद आप बैलेंस भले बाद में कर लीजिएगा, लेकिन ये पोजीशन आपको समझ में आने के बाद ये ध्यान रखना है 6 पोजीशन पर एडेनिन में NH2 ग्रुप जुड़ा है, ग्वानिन में NH2 ग्रुप शिफ्ट हो गया कहाँ, सेकेंड पोजीशन पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। आसान तरीका कैसे भी हो याद करने का आपको रखना पड़ेगा ताकि आप स्ट्रक्चर को ध्यान दे पाएँ, ठीक है। इसी तरह से साइटोसिन सिंगल रिंग वाला नाइट्रोजनस बेस है, थाइमिन भी सिंगल रिंग वाला है और यूरेसिल भी सिंगल रिंग वाला है। अब इस सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर में आपको ये ध्यान देना है कि जो अटैचमेंट है उसमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन तो सेम है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ नाइट्रोजन यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ भी मेरा है ना फर्स्ट और थर्ड पर नाइट्रोजन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक, यहाँ तक तो कॉमन हो गया। अब 6 पोजीशन पर जब आप देखेंगे साइटोसिन में तो यहाँ पर NH2 ग्रुप जुड़ जाता है और उसके बाद थाइमिन है, थाइमिन में NH2 ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है, हट जाता है, बल्कि थाइमिन में आप देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन और CH3 मेथिल ग्रुप जुड़ जाता है आपका 5th पोजीशन पर, ठीक है। और यूरेसिल में मेथिल ग्रुप ना होकर के सिर्फ सेकेंड और 6 पोजीशन पर क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल के डिफरेंसेस में आपको ध्यान देना है कि साइटोसिन में 6 पोजीशन पर NH2 जुड़ा है, ठीक, थाइमिन और यूरेसिल में उस जगह पर ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक। ये तो कॉमन डिफरेंस समझ में आ जाएगा। 6 पोजीशन पर, अच्छा फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में सब में नाइट्रोजन है तो क्लियर हो गया, बाकी जगह पे कार्बन होगा जहाँ हमने नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पर क्या है NH2 साइटोसिन में, थाइमिन और यूरेसिल में ऑक्सीजन, पहले ऊपर वाली पोजीशन क्लियर हो गई। फिर दूसरी पोजीशन क्या है, साइटोसिन में सेकंड पोजीशन पर कुछ नहीं है, थाइमिन में सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन है और यूरेसिल में भी सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन है, ठीक है। ये भी कॉमन हो गया, बचा क्या डिफरेंस, थाइमिन में मेथिल ग्रुप जुड़ रहा है, इसको बस याद कर लेना है। इस तरह से स्ट्रक्चर आपको तुलनात्मक रूप से या डिफरेंस बस ध्यान देना है तो आपको याद हो जाएगा, वैसे आप अलग अलग रटना चाहेंगे तो भूल जाएंगे, गलतियाँ होंगी। तो इस तरह से हमने देखा कि एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल यूरिन्स और pyrimidines हैं, जिसमें से यूरेसिल RNA में होता है और देखिए एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन ये DNA में। डिफरेंस क्या है, DNA में जहां पर थाइमिन है RNA में उस पोजीशन पर यूरेसिल जुड़ जाता है, इतना ध्यान देना है, आपको पता भी होगा सबको, ठीक है ना। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन ये तीनों कॉमन है, DNA और RNA में पाए जाते हैं और थाइमिन DNA में और इस स्थान पर
आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। और हमेशा प्यूरिन्स की मात्रा pyrimidines के बराबर होती है, इसको बोलते हैं 4 लाख। क्या बोलते हैं? 4 लाख। ठीक, डीएनए में जब आप देखेंगे तो प्यूरिन्स इक्वल टू pyrimidines, ठीक है, दोनों की मात्रा बराबर है। अब इसका मतलब एडेनिन प्लस ग्वानिन प्यूरिन है इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमिन। ये स्थिति किसकी है? डीएनए की बता रहे हैं। और एक चीज और ध्यान दी गई है कि जब डीएनए में आप देखेंगे अभी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं डबल हेलिकल मॉडल, तो एक तरफ अगर एडेनिन है दूसरी तरफ एडेनिन से क्या जुड़ेगा? एडेनिन से थाइमिन। यानी जितने एडेनिन होंगे, एडेनिन मतलब जितने प्यूरिन होंगे उतने ही थाइमिन मतलब pyrimidines होंगे। फिर क्या जुड़ेगा? साइटोसिन से ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। तो साइटोसिन क्या है? pyrimidines, और ग्वानिन क्या है? प्यूरिन। तो एक तरफ प्यूरिन दूसरी तरफ pyrimidine होगा, ठीक है। और जब एक तरफ प्यूरिन और दूसरी तरफ pyrimidines है तो पूरी लंबाई में ये चेन आपस में जुड़ रही हैं। तो अगर जुड़ रही हैं तो बॉन्ड्स जो है जो बनेंगे वो प्यूरिन्स और pyrimidines के बीच ही बनेंगे, और वो संख्या जब बराबर होगी तभी तो बॉन्ड बन पाएंगे। इसीलिए उसको बताया चार्गाफ ने कि प्यूरिन्स की मात्रा pyrimidines के हमेशा बराबर होती है, ठीक है। इसको हम मिटा सकते हैं, बनाना है क्या डायग्राम? आपको रिकॉर्डिंग में सब मिल जाता है ना? मिटाने कोई दिक्कत तो नहीं ना? पूरा वीडियो अब इन मॉलिक्यूल्स का अटैचमेंट देखना है। जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल वाटसन ने क्लिक नहीं बनाया था, उस मॉडल के अनुसार ये जो मॉडल है डीएनए का, उसमें क्या बताया था वाटसन एंड क्लिक ने डबल हेलिकल मॉडल में कि दो चेन आपस में एंटी पैरेलल 3' से 5' और ये होगी 3' डायरेक्शन और ये उसका दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में एंटी पैरेलल कॉइल होती है, ठीक है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में एंटी पैरेलल कॉइल होकर के आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं। इनके बीच में अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस के 10 पेयर हैं। एडेनिन से थाइमिन, साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन, थाइमिन से एडेनिन, एडेनिन से थाइमिन, साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन, साइटोसिन से ग्वानिन और थाइमिन से एडेनिन, एडेनिन से थाइमिन। ये आधा कॉइल और ये पूरा कॉइल, ठीक है। जब हम देखेंगे तो कॉइल ऐसे हैं, तो आधा हाफ कॉइल ये है, उसमें 5 और पूरा कॉइल में देखेंगे तो 10 जोड़ी नाइट्रोजनस बेस या 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड
पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो एडेनिन और थायमिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के बीच में एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड और साइटोसिन तथा ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक तरफ का ग्रुप ये छोटा है, दूसरी बार ग्रुप फिर बड़ा है, फिर ग्रुप छोटा है, अगला ग्रुप फिर बड़ा होगा। तो ये जो ग्रुप छोटा है उसको बोलेंगे माइनर ग्रुप। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? मेजर। माइनर और मेजर ग्रुप अल्टरनेट क्रम में पाए जाते हैं। ये पूरा फाइल 34 एंगस्ट्रॉम इसकी क्या होती है, हाइट होती है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉम का की दूरी होती है। ये एक सामान्य स्ट्रक्चर आपने वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए का पढ़ा है। इसका जब हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? डीएनए की दो चेन है जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्वाइल कर रहे हैं। तो एक तरफ इसीलिए 3' डायरेक्शन, दूसरी तरफ 5' डायरेक्शन हमने दिखाया है। और ये क्वाइल की हुई चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाती है। टेम्परेचर जैसे ही 90 डिग्री के ऊपर पहुंचता है, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, डीएनए की दोनों चेन खुल जाती हैं, यानी जो क्वाइलिंग है वो समाप्त हो जाती है, डीनेचर्ड हो जाता है डीएनए। जैसे ही सामान्य टेम्परेचर होता है फिर दोनों चेन आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, तो टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ध्यान हो आपको, आपने सुना होगा कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने, और जापान के दो शहर है ना, हिरोशिमा और नागासाकी। तो आज भी वहाँ पर बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, है ना। ठीक है, तो क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि जब बम गिरा तो उस क्षेत्र का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस टेम्परेचर के कारण जब डीएनए की फोल्डिंग और अनफोल्डिंग हुई तो बहुत सारे लोग तो इस डीएनए के डीनेचर्ड होने के कारण, तो डीनेचर्ड तो बहुत दूर की चीज़ है, जो दूर है उनमें तो डीएनए का इफेक्ट आएगा। जहाँ पर बम गिरा वहाँ तो पानी भाप में बदल गया। ठीक है, तालाब सूख गए, नदियाँ सूख गई, आदमी का भी पानी सूख गया, अपने आप डेथ हो जाएगी। हाई टेम्परेचर होता ना। लेकिन जो लोग दूर थे उन पर टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ कि डीएनए में पहले क्या हुआ, एकदम से टेम्परेचर बढ़ा और डीएनए डीनेचर्ड हो गया, और दोबारा रीनेचर्ड होने के दौरान पेयरिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। तो वो जो कैरेक्टर चेंज हुए, 5 की जगह 7 उंगलियां निकालना क्या है, डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हुआ ना क्रोमोसोम से, ऐसे वो डीनेचर्ड होने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर के साइड इफेक्ट हुए बम के प्रभाव से, कि आज भी लोग विकलांग हैं। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर जब डिटेल देखेंगे तो आपको हमने बताया था न्यूक्लियोटाइड में एक तो नाइट्रोजनस बेस है, इसके साथ क्या जुड़ा है आपका, पेंटोज शुगर है, और उसके साथ जुड़ा है, ठीक है, ये है शुगर और ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, डबल रिंग वाला है ना एडेनिन। ठीक है, तो एडेनिन का नाइन्थ पोजीशन पर पाने वाला नाइट्रोजन शुगर की फर्स्ट पोजीशन से जुड़ करके क्या बना देता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ठीक है, वो न्यूक्लियोसाइड जो एडेनिन के साथ शुगर के जुड़ने से मिलता है वो कहलाएगा एडिनोसिन। ठीक है, अगर आरएनए है तो एडिनोसिन, डीएनए है तो डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है ना, ये क्या हो गया, और जब इस एडिनोसिन में हमने फॉस्फेट जोड़ दिया तो वो क्या कहलाएगा,
एडिनिलिक डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। एसिडिक नेचर फास्फेट जोड़ने के बाद हो रहा है। तो डीऑक्सी एडेनोसिन से जब फास्फेट मिल गया तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड को बोले थे जब सिर्फ न्यूक्लियोसाइड था, डीएनए था तो एडेनोसिन, और आरएनए है तो आरएनए है तो एडेनोसिन, और डीएनए है तो डीऑक्सी एडेनोसिन। ठीक है, और फास्फेट जुड़ गया तो कहलाएगा डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये आपका ये है आपका डीएनए। डीएनए में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के क्या नाम होंगे, और इधर पहले आरएनए लिखें और इधर करते हैं डीएनए। ठीक है ना, और डीएनए में भी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। नाम अपने आप रख लेंगे। आरएनए है तो राइबोज शुगर होगी। आपको मालूम है अगर एडेनिन है या ग्वानिन है या साइटोसिन है या थाइमिन की जगह आरएनए अगर है तो यूरेसिल होगा। ठीक है, ठीक। तो अगर एडेनिन के साथ में शुगर जुड़ा होगा तो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। ठीक है, और जब एडेनिन प्लस शुगर प्लस फास्फेट जुड़ जाएंगे तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और इसको क्या बोलेंगे, एडिनिलिक एसिड। ठीक है, फिर डीएनए में एडेनिन प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर है ना, डी हमने ऐसे लिखा दिया, और यहाँ पर एडेनिन प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर और प्लस फास्फेट। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडेनोसिन, और ये कहलाएगा डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। ठीक, सेम है नाम। जो नाम यहाँ पर आपको एडेनोसिन और एडिनिलिक एसिड आरएनए में यूज किए थे, उन नाम के आगे डीऑक्सी शब्द जुड़ जाएगा तो डीएनए के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। ठीक, सेम इसी तरह से ग्वानिन प्लस शुगर ग्वानोसिन, और ग्वानिन प्लस शुगर प्लस फास्फेट ग्वानिलिक एसिड। साइटोसिन प्लस शुगर साइटिडीन, और साइटोसिन प्लस शुगर प्लस फास्फेट साइटिडिलिक एसिड। और आरएनए में क्या होगा, थाइमिन यूरेसिल होगा, तो यूरेसिल प्लस शुगर, यूरेसिल प्लस शुगर प्लस फास्फेट, ये स्थिति होगी। तो यूरेडिन, और ये हो गया यूरेडिलिक एसिड, यूरेडिलिक एसिड।
ठीक है, मतलब ये चार्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक रूपरेखा समझ लेना है। जैसा आरएनए में नाम है सेम वही नाम है। डीऑक्सी शब्द जो है डीएनए में जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोसाइड है तो सीन शब्द जुड़ा है, न्यूक्लियोटाइड है तो एसिड शब्द, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस के नाम के आधार पर नाम में थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है और सभी नाम मिलते जुलते हैं, ठीक। तो हमने बताया था ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, इस स्ट्रक्चर में डीएनए अगर है तो डीऑक्सी शब्द जुड़ा होगा, आरएनए में अगर है तो डीऑक्सी शब्द हट जाएगा, एडेनोसिन कहलाएगा, ठीक है। या डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड के आगे डीऑक्सी शब्द हट जाएगा अगर वो आरएनए, ठीक है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजनस बेस सब में अलग अलग होंगे और उनके अनुसार नाम अलग अलग हो जाएंगे। इस चार्ट को बनाना की ज़रूरत अगर है तो आप हैं स्क्रीनशॉट लेकर के बना लीजिएगा, मिटा दें, ठीक है। जो वीडियो बने है उस वीडियो को रोक लीजिएगा उस जगह पे और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको जो ये गैप है इस गैप दौरान जो भी फोटो होगी वो आ जाएगी इसमें, ठीक है। आरएनए है ना, जैसे डीएनए में डीऑक्सी, आरएनए में डीऑक्सी कहाँ पे, एडेनोसिन एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सी एडेनोसिन डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, नहीं, ठीक है, हो गया, बता दें इसको। अब देखिए अब इनका अटैचमेंट कैसे होता है आर्म्स का, इधर देखिए, बाद में काम कर लीजिएगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया और दूसरा न्यूक्लियोटाइड हम अगर फ्यूरिन्स है तो उसकी नौवीं पोजीशन से शुगर का पहला मॉलिक्यूल जुड़ेगा और अगर पिरिमिडीन्स है तो पिरिमिडीन्स में साइटोसिन, थायमिन या यूरेसिल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी थर्ड पोजीशन से शुगर का फर्स्ट मॉलिक्यूल जुड़ेगा। अब देखिए फॉस्फेट का अटैचमेंट शुगर की थर्ड पोजीशन से या फिफ्थ पोजीशन से होता है, ठीक है। एक और शुगर की थर्ड पोजीशन, दूसरी और शुगर की फिफ्थ पोजीशन फॉस्फेट से जुड़ी होती है। ये फॉस्फेट का अटैचमेंट आपको क्लियर हो गया। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो न्यूक्लियर कौन सा होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। अब देखिए ये है आपका प्यूरीन, प्यूरीन से क्या जुड़ेगा, पिरिमिडीन्स। तो पिरिमिडीन्स कितने, 6 हेक्सो शुगर ऐसा होगा ना, 6 डालूंगा, 6 मॉलिक्यूल वाला। अब देखिए एडेनिन से क्या जुड़ेगा, नहीं, थायमिन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट और सिक्स पोजीशन के बीच में आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट 6 और 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है, अगर साइटोसिन है तो इससे क्या जुड़ेगा, 1, ठीक।
कोई डाउट तो नहीं है यहाँ? कितना गैप होता है यहाँ पर? 2.6 है। 3 का तो यहाँ पर 3 एंगस्ट्रॉम का जो गैप होता है ये इस पोजीशन पर है, 6 पोजीशन पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना होता है गैप? 2.6, ठीक। अब आप ये देखेंगे कि ये चैन सीधी है, शुगर ऊपर की ओर है। इस चैन में क्या होगा? शुगर नीचे की ओर होगी। शुगर किस पोजीशन से जुड़ती है? हमेशा फर्स्ट पोजीशन से जुड़ेगी ना। नाइट्रोजनस बेस का ये थर्ड पोजीशन है, देखिए थर्ड पोजीशन। इससे शुगर का फर्स्ट मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, तो आप देखिए थर्ड पोजीशन ये है, शुगर का थर्ड मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल ना, उल्टा हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक। फिर देखिएगा ये 9 पोजीशन से शुगर का, यहाँ पर देखिए 9 पोजीशन शुगर का फर्स्ट मॉलिक्यूल जुड़ रहा है। यहाँ पर भी शुगर उल्टी ही बनेगी। शुगर का मॉलिक्यूल का डायरेक्शन आपको बता देगा कि चेन कैसी है। ठीक, तो ये देखिए ये है शुगर और ये है फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस, थाइमीन है। तो ये हो गया डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड, ये है डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, ठीक है। ये है डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड और ये है डीऑक्सी साइक्लिक एसिड, ठीक है ना। नमस्कार, क्लास में है, हम आएंगे आप विदय वाली क्लास में। तो ये क्या है? डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, ये क्या है? डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड, ये है डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड और ये है डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, ठीक। यानी सब न्यूक्लियोटाइड हैं अलग अलग तरीके के। ये न्यूक्लियोटाइड ये आपस में एक निश्चित तरीके से अरेंज होकर के नाइट्रोजनस बेस के इस सीक्वेंस को आपको समझना है कैसे जुड़ते हैं, उससे जुड़ करके न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पर आपस में किससे जुड़े हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? ये फास्फोडाइस्टर। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है। आपका ये जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो हमें, ये अगर आपने डायग्राम बना लिया तो जो अटैचमेंट है, कौन सी चीज़ें कैसे कहाँ पे अटैच हो रही हैं, वो पोजीशन आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर ये पोजीशन क्लियर हो गई हो तो फिर हम आगे बढ़ें। डीएनए की चेन कैसी है? एक दूसरे के विपरीत दिशा में। देखिए जिसका यहाँ पर 5 डायरेक्शन ये है, 5वां डायरेक्शन ये है, ठीक है। इसका एक 3rd डायरेक्शन, ठीक है। और तो एक 3 to 5 और उधर पर उल्टा हो जाएगा, ऐसी चेन खुली होती है। लेकिन जितने भी
डीएनए आपने पढ़े हैं, उन सभी डीएनए को आपने पढ़ा है कि डेक्स्ट्रल होते हैं, दायावर्ती होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक डीएनए और ऐसा है जो बायावर्ती है, सिनिस्ट्रल होता है, उसको बोलते हैं जिग जैग डीएनए या जेड डीएनए। और वो जिग जैग क्यों होता है, इस स्ट्रक्चर को ही आपको समझना है। उसमें डाइमर होते हैं, जैसे इसमें क्या है, मोनोमर है, यानी रिपीटिंग यूनिट जो है वो मोनोमर है। एक सीधी चैन, फिर दूसरी सीधी चैन, फिर तीसरी सीधी चैन, फिर चौथी सीधी चैन, एक चैन पूरी सीधी है, एक मोनोमर की चैन सीधी पूरी उल्टी है, ठीक है। इस कारण से ये डेक्स्ट्रल होते हैं। लेकिन एक चैन सीधी जो है, उस चैन में दो मॉलिक्यूल, फिर दो मॉलिक्यूल, फिर दो मॉलिक्यूल का आपस में एक विशेष अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जैसे ये चैन आपने देखी, एक चैन क्या है, इसी, ठीक है। अब शुगर पकड़िंग हो जाती है उसमें, तो दो, ये वाला जो शुगर का मॉलिक्यूल ऊपर की ओर है ना डायरेक्शन, ये नीचे की ओर है। तो इस तरह से एक दूसरे की तरफ शुगर के मॉलिक्यूल अपने आपस में एक दूसरे की तरफ चेहरा कर फेस कर लेते हैं, ठीक है। एक ही तरफ डायरेक्शन होता है उनका, ठीक है। और जब शुगर के मॉलिक्यूल का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही उल्टा हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा, शुगर पकड़िंग बोलते हैं। शुगर पकड़िंग के कारण क्या होगा, हम देखिए, एक शुगर का मॉलिक्यूल का डायरेक्शन ऊपर है, तो इसी की तरफ दूसरे शुगर मॉलिक्यूल का भी डायरेक्शन हो जाएगा। अब आपको ये तो मालूम है कि शुगर का जो भी मॉलिक्यूल होगा, उस शुगर मॉलिक्यूल में अभी पोजीशन पहले यहाँ थी 1 वाली, अब यहाँ 1 2 3 4 है। शुगर का मॉलिक्यूल उल्टा हो गया ना, तो फिफ्थ पोजीशन से तो फास्फेट जुड़ेगा, और फर्स्ट पोजीशन से क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा। नो ना, ठीक है। तो डायरेक्शन उल्टा हो गया ना, मॉलिक्यूल घूम गया, तो डीएनए जो है लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब किसी भी चीज़ को अगर उल्टा घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर को में शुगर को घुमा दिया, तो उसको तो शुगर पकड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा, ये दो शुगर मॉलिक्यूल का एक डाइमर कहलाया, ठीक है। क्या कहलाया, एक दो शुगर मॉलिक्यूल एक से हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी दो शुगर मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे, अब ये डायरेक्शन चेंज होगा, 1 2 3 4 5। फर्स्ट पोजीशन से क्या जुड़ रहा है, और थर्ड पोजीशन से ये वाला फास्फेट, फिफ्थ पोजीशन से ये वाला फास्फेट, ठीक है। उसका डायरेक्शन जो है उल्टा होगा। तो ये दो मॉलिक्यूल का एक डाइमर, फिर इसके बाद दो मॉलिक्यूल आगे होंगे, उनका एक डाइमर, ऐसे बनते हैं ना, फिर एक डाइमर। तो इस तरह से हमने देखा कि 10 नाइट्रोजनस बेस है ना, एक कॉइल में कितने हैं, 10। यहाँ से यहाँ तक आपने 10 पढ़े थे। जब जेड डीएनए देखेंगे हम, जेड डीएनए में कितने थे, 12। इसके बीच में यहाँ 10 की जगह 12 नाइट्रोजनस, 12 क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, 12 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 5 इधर 5 इधर 10, और 10 इधर, 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड थे, उसमें 12 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने जोड़ी, 12 पेयर। क्यों होते हैं 12 पेयर, क्योंकि दो ये, दो ये, दो ये, ठीक है। तो 2 2 4 2 6, ठीक है। इस तरह के कितने होते हैं आपको, एक तरफ 12, 12 का मतलब 6 जोड़ी, 6 डाइमर होंगे, 12 न्यूक्लियोटाइड एक तरफ होंगे
यानी 6 डाइमर एक तरफ डायरेक्शन वाले, ठीक है। और दूसरी तरफ भी ऐसे ही 12 डाइमर होंगे, यानी 12 नहीं 6 डाइमर होंगे, 12 न्यूक्लियोटाइड होंगे, ठीक है। तो इनको हम डाइमर इसलिए शब्द कह रहे हैं कि जो दोनों एक दूसरे की तरफ फेस किए हैं वो एक डाइमर, ठीक है। इस तरह के कितने डाइमर होंगे? 6, ठीक है। तो टोटल इस एक कॉइल में जहां हमने जो डीएनए पढ़ा है अभी उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर थे, वहां पर 12 न्यूक्लियोटाइड पेयर हो जाएंगे। और शुगर की पकड़िंग यानी शुगर के कॉइलिंग के कारण, उल्टे होने के कारण इसका डायरेक्शन लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस हमने आपको बताया, इसीलिए उसको जिग जैग डीएनए या टेढ़ा मेढ़ा डीएनए भी कहते हैं। ये जो जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, ये कॉइलिंग के कारण हो रहा है, शुगर पकड़िंग के कारण। बात समझ में आ गई? तो बेसिक डिजाइन समझ में आ गया अगर आपको, तो अपने आप में शुगर पकड़िंग कैसे हुई वो भी समझ में आ जाएगी, डाइमर कैसे बन गए वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। अब डीएनए के टाइप्स पढ़ना है। 4 तरह के डीएनए हैं, ए बी सी डी, ये हैं राइट हैंडेड डीएनए, और जेड डीएनए है लेफ्ट हैंडेड डीएनए। तो इसको हम मिटा दें। सब डीएनए में ए बी सी डी ये हो गए राइट हैंडेड डीएनए, और जेड डीएनए यानी लेफ्ट हैंडेड। चार्ट में सब चीज़ें जो उसमें डिफरेंसेस हैं उनको हम एक जगह कर देते हैं ताकि आपको कंपैरेटिव स्टडी के लिए डायग्राम बनाने की सुविधा हो जाए। इसमें आप देखेंगे कि हेलिक्स की डीएनए हेलिक्स की जो लेंथ है, हेलिक्स की लेंथ एडीएनए की है 28 एंगस्ट्रॉम, डीएनए की 34 एंगस्ट्रॉम, सीएनए की 31 एंगस्ट्रॉम, और इसकी है 24.24 एंगस्ट्रॉम। जेड डीएनए की है 45.6 एंगस्ट्रॉम। ये हेलिक्स की लेंथ है, इसको डिस्कस करते हैं। हेलिक्स की लेंथ क्या है? नंबर ऑफ बेस पेयर सेकेंड कॉलम है, नंबर ऑफ बेस पेयर में भी देखेंगे 11 पेयर, फिर कितने हैं 9.33 पेयर, और इसमें है 8 पेयर, और यहाँ 12 पेयर। 12 पेयर कैसे हैं? 6 डाइमर ये डीएनए है ना। फिर तीसरा कॉलम है डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर, दो पेयर के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे वो भी आपको बता देते हैं। और ये आप सीधे डायमीटर ऑफ 23 एंगस्ट्रॉम, यह ए डीएनए का, बी डीएनए का डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम, सी डीएनए का है
19 एंगस्ट्रॉम और डीडीएनए का डायमीटर भी 19 एंगस्ट्रॉम है और जेडडीएनए का डायमीटर है 18.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। देखिए अब इसको निकालने का तरीका क्या है। 23 में कितने 11 का भाग लेंगे। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, 2.56 लगभग जो है एक आप निकल आएगा। एक्यूरेट नहीं निकल पाता इससे, इसको आप ऐसे समझ लीजिए है डीएनए। पहला वाला हेलिक्स की लेंथ ये हो गई एक कॉइल के बीच की लंबाई, फर्स्ट करेक्टर हो गया ना हेलिक्स की लेंथ। समझा रही है। तो हेलिक्स की लेंथ यानी एक पूरे कॉइल की लंबाई। ठीक है, कॉइल की लंबाई ए डीएनए में 28 एंगस्ट्रॉम, बी डीएनए में 34 एंगस्ट्रॉम, सी डीएनए में 31 एंगस्ट्रॉम, जेड और डी डीएनए में 14.24 एंगस्ट्रॉम, जेड डीएनए में है 45.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम क्या है, ये एक कॉइल की पूरी लंबाई। ठीक, सेकेंड कैरेक्टर नंबर ऑफ बेस पेयर, यानी इस कॉइल में टोटल कितने बेस पेयर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो आपने पढ़े थे डी डीएनए, यानी जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है वो डी डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर सी डीएनए होगा तो एक बढ़ जाएगा 11 पेयर हो जाएगा। सी डीएनए का है तो 9.33, यानी एक ये घटा और अगला वाला जो है 10वां भी कॉइल में नहीं आ पा रहा, आगे जाके काउंट हो रहा है। ठीक है, पूरे पूरे 10 नहीं आ पा रहे, 10 से कम 9.33। 8 पेयर इधर कितने हो गए, 4 इधर और 4 इधर, 8 बचेंगे डी डीएनए। 8 जोड़ी यानी 8 इस तरफ और 8 इस तरफ न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। कोई दिक्कत। और लेफ्ट हैंडेड डीएनए में 12, 4 2 6 इधर और 6 डाइमर होंगे, यानी ये वाला एक डाइमर, ये दूसरा डाइमर, ये तीसरा डाइमर, चौथा, पांचवा और छठवां। समझ में आ गई। यानी ये जो दो शुगर के मॉलिक्यूल होंगे एक दूसरे की तरफ डायरेक्ट होंगे, तो इस तरह से 2 2 के 6 डाइमर हो जाएंगे एक तरफ, यानी 12 न्यूक्लियोटाइड होंगे और 12 न्यूक्लियोटाइड दूसरी साइड होंगे, 6 डाइमर दूसरी साइड होंगे, लेकिन वो डायरेक्शन जो है लेफ्ट हैंडेड होगा। ठीक है, फिर देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर, 2 पेयर के बीच की दूरी। तो 2 पेयर के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, ये है आपका 11। क्या है यहाँ पर, एक कॉइल में इस पूरी लंबाई में कितने न्यूक्लियोटाइड के जोड़े हैं, 11 जोड़े हैं। तो एक जोड़ा ये है और दूसरा जोड़ा ये है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 11 है और लंबाई कितनी है 28 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 28/11 2.56 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो ये जो डाटा है वो इसी से निकल आएगा। अगर आपने ये 2 कॉलम याद कर लिए हैं तो तीसरा कॉलम अपने आप तैयार हो जाएगा कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी है। ठीक, बी डीएनए में क्या है, 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं, प्रत्येक के बीच मतलब कॉइल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप होगा प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच में।
यहाँ पर स्थितियाँ चेंज हैं। लेंथ है 31 एंगस्ट्रॉम और नाइट्रोजन बेस है 9.33, तो टोटल जो है आपका 3.03 एंगस्ट्रॉम का गैप इन दोनों में। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर ये 31 है, यहाँ 34 है। 3 जो CD है आप काउंट करिए, 3 9 का भाग दीजिए 9 27 और 3.3 या 4 के करीब आता होगा ये 3.32। ठीक है, अंतर हो जाएगा ना। 9.33 का भाग देंगे 21 में 21 में तो यह आ जाएगा 3.32। ठीक, और यहाँ पर देखिए 8 एक कॉइल में 8 न्यूक्लियोटाइड के जोड़े हैं, लंबाई है 24.24, 8 की 24 8.03 समझा गया ना। यहाँ स्थिति क्या है देखिए, हेलिक्स की लंबाई है 45.6, नाइट्रोजन बेस के पेयर हैं 12 और इनके बीच में जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी है वो 3.75 है ना। यहाँ पर क्या है 3.75, कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो भी डिफरेंस हो लेकिन लगभग सेम है। फिर देखिए ये डायमीटर आप समझ रहे हैं ना, डायमीटर मतलब दोनों आर्म के बीच की दूरी, ठीक है। और ये दूरी आप ही ना सोचें कि यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। कॉइल जब होगा तो ऐसे दो आर्म हैं, जब कॉइल होंगे तो आपको सामने से लगेगा कि क्रॉस कर रहा है, लेकिन दूरी बराबर ही होगी ऐसे। और ये कॉइल जैसे भी रोटेट करेगा तो सेम ऐसी कॉइल होगी, डिस्टेंस दोनों के बीच की बराबर होगी। तो आपने सामान्य BDNA में 20 एंगस्ट्रॉम पढ़ा है, लेकिन ADNA में 23 एंगस्ट्रॉम है, D में 20 है, CDNA में और DDNA में 19 एंगस्ट्रॉम है और ZDNA में 18.4 एंगस्ट्रॉम है। तो DNA के कॉइल के बीच की जो दूरी है वो आपकी इससे स्पष्ट हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से आपका न्यूक्लिक एसिड में DNA लगभग पूरा हो गया, मेन चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इसको हम मिटा दें। इसका आप के पास मटेरियल जो है बुक्स में भी उपलब्ध है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद कर लीजिए। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तभी याद होगा। आपको एक बेसिक डिजाइन मालूम है BDNA का, अभी तक आप वही पढ़ते आए हैं। इसी के साथ में जो डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान दे देना है आपको। उन डिफरेंसेस में कम तुलनात्मक रूप से क्या अंतर है उसको देख लेंगे तो याद हो जाएगा। हमने पहले बताया था आपको कि 20 एंगस्ट्रॉम BDNA की चौड़ाई है, अब C और D में 19 है, 1 घट गई, और ये DNA में 3 बढ़ गई। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा और कम हो गया 18.4। तो ये डायमीटर आपका क्लियर हो जाएगा। इनको याद करना पड़ेगा कि एक कॉइल हेलिक्स की लेंथ कितनी है और हेलिक्स की लेंथ में उस लेंथ में कितने नाइट्रोजन बेस के पेयर हैं। तो अपने आप आपको 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, ये कॉलम आपके बहुत टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूजन जहाँ पर होता है क्वेश्चन वहीं पर ज़्यादा होता है, इसलिए ध्यान देना है कि जितने कंफ्यूजिंग पार्ट हैं उन पर खासतौर से आपको फोकस करना है। आप इतना सोचें कि समझ में आ गया है हम हल्के में छोड़ दें, क्योंकि जहाँ पे आप छोड़ने की सोचते हैं वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। समझ रहे हैं ना, एग्जाम में तो मालूम है कि कौन सी चीज़ कठिन है जहाँ पर आप अटक सकते हैं, और इसीलिए आपके वहाँ टेस्ट लेने के लिए कठिन चीज़ों पर ही क्वेश्चन आते हैं, सामान्य चीज़ें सबको समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए तथ्यों पर ध्यान देना है, फैक्ट्स पे थोड़ा सा सावधानी बरतें याद करने में, ताकि आगे परेशानी ना हो। ठीक, अब न्यूक्लिक एसिड में एक आपने पढ़ा होगा, कभी कहीं पर ऐसी सिक्वेंस हुई है कि एक तरफ से पढ़ें तो वही क्रम होगा, दूसरी तरफ से पढ़ेंगे तो वही क्रम। ऐसे DNA को क्या कहते हैं, पहले इंद्रियों में DNA। ठीक है, जैसे CADD एडमिन क्या करेगा, थायमिन
एडमिन एडमिन थायमिन साइटोसिन। टाटा पढ़ा होगा ना, तो टाटा का उल्टा भी इसको जो है एक दूसरा डायरेक्शन होगा। मतलब ओवरऑल ये जो आप समझ रहे हैं, इस चेन में पैलिंड्रोम ऐसे डीएनए हैं जिनको सीधा पढ़ें या उल्टा पढ़ें, दोनों ओर से सीक्वेंस सेम होता है। तो एक पैलिंड्रोम का एक देखो कोड हम लिख देते हैं देख करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे पैलिंड्रोम्स होते हैं डीएनए में, कई ऐसी सीक्वेंस जो दोनों तरफ से पढ़ने पर एक समान होती है, उनको बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो जैसे एक चेन है ये साइटोसिन ग्वानिन 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 एडमिन थायमिन साइटोसिन साइटोसिन ग्वानिन ग्वानिन। ठीक है, अब इसकी जो एंटी चेन बनेगी तो वो कैसे बनेगी? सी सी जी जी, ये क्या होगा? ए टी, यहाँ पर क्या होगा? सी सी सी। अब इस चेन में सी सी, यहाँ पर थोड़ा सा बस चेंज है, बाकी चेन आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा? ये साइटोसिन, यहाँ पर तो यहाँ पर जी ना हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये जो चेन है सी सी यहाँ है, सी सी यहाँ, जी जी ये दोनों जी जी, यहाँ पर ए टी यहाँ पर ए टी, ये सी सी यहाँ पर सी सी और यहाँ पर जी जी यहाँ। तो इसको सीधा पढ़ें या उल्टा पढ़ें, दोनों डायरेक्शन में अगर डीएनए की चेन सेम है इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम डीएनए या पैलिंड्रोम। ठीक है, तो ये भी क्लियर। ये बीच बीच में कई जगह पर पाए जाते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड देखिए हर जगह पर, हर सेल में न्यूक्लिक एसिड है। तो कुछ न्यूक्लिक एसिड जहाँ पर रिपीटिंग सीक्वेंसेस सेम होती हैं उनको बोलते हैं पैलिंड्रोम। उनको टर्म को याद कर लीजिए आप, फिर उनके बारे में हम बताएंगे। ऐसी सीक्वेंसेस रेगुलेशन का कार्य करती हैं। ऐसी सीक्वेंसेस कई जगह पर होती हैं जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में सहायता करती हैं। तो जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे आका जाके फ्रेगमेंट्स बनते हैं वहाँ पर ऐसे पैलिंड्रोम्स जो है उन चेन को जोड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पर सीमित किया जाए। और न्यूक्लिक एसिड में अभी आरएनए बचा है। ठीक है, तो आरएनए में थोड़ा सा देख लीजिए, आपको पढ़ के आना है mRNA, rRNA और tRNA। ठीक है, ये तीनों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन आपको सामान्य रूप से मालूम है कि मैसेंजर आरएनए सूचनाओं को लेकर डीएनए से जो सूचना मिलती हैं उनको साइटोप्लाज्म में लेके जाता है। टीआरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड को लेकर के आता है और राइबोसोम में जो कोड हैं उनके अनुसार, यानी एमआरएनए में जो सूचनाएं हैं उनके अनुसार प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। और राइबोसोमल आरएनए आरएनए के अंदर होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस कराने वाली जो यूनिट है वो पूरी की पूरी आरएनए से बनी होती है और उसी के अनुसार प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। कल संडे है तो नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें